आदाब नाजरीन, ईटीवी उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात के लिए मुहिम जारी है, जिनमें आसाम के दूसरे मरहले और मगरबी बंगाल के पहले फेज़ के दूसरे मरहले का इंतखाब की जो मुहिम थी वो आज ख़त्म हो गई है। 11 तारीख को दोनों जगह पर वोट डाले जाएंगे और आज हमारे इस प्रोग्राम में, इस बुलेटिन में इसी पर गुफ्तगू की जाएगी। तो आसाम की बात सबसे पहले करते हैं। आसाम के दूसरे मरहले की 61 सीटों पर 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आसाम में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी मेहनत झोंक दी है। जहां बरसरे इख्तिदार कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में लौटना चाहती है, वहीं बीजेपी अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर आसाम में इख्तिदार हासिल कर बिहार और दिल्ली में मिली शिकस्त से उभरना चाहती है। इन सब के दरमियान AIUDF अपने आप को किंग मेकर के तौर पर देख रही है। यहाँ दूसरे मरहले के लिए 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कुल 523 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 481 उम्मीदवार मर्द और 40 ख्वातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 57 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं AIUDF 47, जबकि बीजेपी 34 और बीजेपी की इत्तेहादी जमातों के 19 उम्मीदवार मुख्तलिफ हलकों से लड़ रहे हैं। CPI और दीगर पार्टियों के अलावा तकरीबन 217 आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे मरहले के इंतखाबात में कुछ ऐसे भी नामवर शख्सियात मैदान में हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अगर आसाम के हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की बात की जाए तो उनमें कांग्रेस वज़रा रकीबुल हुसैन, सुकूर अली अहमद और डॉक्टर नजरुल इस्लाम, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले साबिक वजीर हेमंता बिस्वा शर्मा, साबिक AGP चीफ प्रफुल्ला महंता अहम उम्मीदवार हैं। लेकिन इन सब के बीच रुकने पार्लियामेंट और AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल पर सबकी निगाहें हैं। दूसरे मरहले के इंतखाबात में जहां एक तरफ करोड़पति उम्मीदवारों का बोलबाला है, वहीं ऐसे उम्मीदवार भी बड़े पैमाने पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके खिलाफ जराइम के मामला दर्ज हैं। 523 उम्मीदवारों में से कुल 42 उम्मीदवारों के खिलाफ मुख्तलिफ मामला दर्ज हैं, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत अगवा और ख्वातीन के साथ जुर्म के मामला शामिल हैं। कांग्रेस के 57 उम्मीदवारों में से 5, बीजेपी के 5, AIUDF के 10, CPIM और SP के एक उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार में से तकरीबन 17 उम्मीदवार पर मामला दर्ज हैं। दूसरे मरहले के इंतखाबी हलकों में अमूमन आवाम को वही मसाइल दरपेश हैं जो पहले मरहले के हलके के आवाम को थे। बीजेपी वजीर आला तरुण गोगोई को एक नाकाम CM बता रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर रियासत में बदउनवानी को फरोग देने और तरक्की की राह को दुश्वार करने का इल्जाम लगाया है, जबकि कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर आवाम से लोकसभा इंतखाबात में झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। अब तो ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आवाम किसकी बात पर यकीन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और आइए नाजरीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने मेहमान से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे मेहमान हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, नॉर्थ ईस्ट, आसाम और बंगाल की सियासत पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं। हमारे साथ हैं पराग मुनि आदित्य जी। खैर मक़दम है आपका। पराग मुनि आदित्य, अगर हम आपसे बात करें, सीधे सीधे आसाम के पहले मरहले में 70% वोट डाले गए। दूसरे मरहले में, दूसरे फेज में भी उम्मीद की जा रही है कि 70-75 के आसपास ही वोट डाले जाएंगे। इतने % वोट डल जाने का क्या असर पड़ता है उस पार्टी की कामयाबी या नाकामी पर जो खुद सरकार चला रही हो? पहले जो ये इलेक्शन का फर्स्ट फेज का जो परसेंटेज है, पोलिंग परसेंटेज, ये है 82%, 82% है। 82 भाग लोगों ने वोट डाले हैं। अब जो अधिकार है, राइट्स है, वो अपने वोट के जरिए वो दे चुके हैं 4 अप्रैल तारीख को। ये बात ऐसा है कि ये जो पहले सनम का इलेक्शन है, इतना हाई परसेंटेज 11% हार है, रेट है। इसके कारण एक है कि NRC अपडेट, ये 1951 का जो नेशनल रजिस्टर ऑफ
नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर जो है, ये एनआरसी अपडेट के लिए असम में कुछ दिनों से एक मुद्दा उठा रहा था और गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और जो आंदोलनकारी संगठन ने सब बातचीत करके एक मॉडलिटीज तैयार किया था। उसका अपडेट का जो फाइनल काम है वो इलेक्शन की पहले, वो नवंबर दिसंबर में वो पहले चरण का जो फाइनल काम था वो समाप्त हो चुके थे। तो एक अवेयरनेस है सबके बीच में कि ये प्रोसेस जा रहा है और ऐसा भी एक प्रचार चल रहा है कि एनआरसी पे जिसका नाम है उसको वोट देना जरूरी है। ये प्राइम फैक्टर है कि एनआरसी ने जो जितना सारा हर आदमी ने, सब भूटान ने, हर आदमी ने नहीं पराग, ये तो ये ठीक है, ये बात हुई। मेरा सवाल सीधा सीधा ये था कि जब इलेक्शन हो उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कितना असर पड़ता है सरकार की कामयाबी या नाकामी पर या उसके वापस लौटने पर? क्या एक ट्रेडिशनल एक राय है सबका जी, पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा हो तो ये है एंटी इनकमेंसी फैक्टर। तो ऐसा है कि जब जनता तय कर लेता है कि ये सरकार को गिराना है, चेंज लाना है, तो जनता अधिक हार से, ज़्यादा मात्रा से वो बाहर निकलते हैं वोट देने के लिए। तो ये पहले चरण का जो परसेंटेज है, इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो जनता है ऊपरी असम की, बराक वैली की और जो हिल्स डिस्ट्रिक्ट की, वो वोट देने के लिए बाहर जा रहा है। तो डेफिनेटली वो ऐसा है कि वो कुछ करना चाहते हैं, अपने वोट के जरिए उन लोगों का कुछ करने के जो इरादा है वो स्पष्ट हुआ है इस इलेक्शन में। तो ये सेंस के लिए उन लोगों का जो आग्रह है ये भी हो सकता है। तो जो सेकंड फेज में इलेक्शन होने वाला है 11 तारीख को, अगर हम उसकी डेमोग्राफी पर नजर डालें, उस रीजन पर नजर डालें जहां ये इलेक्शंस होने हैं, उन असेंबली सीट्स पर, क्या ये भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाला है, सरकार के खिलाफ जाने वाला है? यहाँ कुछ कांग्रेस को या जो इस वक्त आसाम में जो सरकार है उसको कहीं राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, ये जो अभी दूसरी चरण का जो इलेक्शन है, इसमें एक है कैपिटल रीजन जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी दिसपुर कैपिटल है। सो गुवाहाटी मेट्रो सिटी का जो 60 सीटें है ये सीट। दूसरा एक है कि सेंट्रल रीजन नौगांव और मरीगांव डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है असम के राजनीति में, ये है। और तीसरा जो है वो है लोअर असम, नामनी असम। सो लोअर असम का जो हिस्सा है ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, माइनॉरिटी ज़्यादातर जिला है, जो धुबरी है, ग्वालपारा है, बरपेटा है, दरंग है। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें जो माइनॉरिटी बेल्ट है उसमें अजमल का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। और दूसरी पोजीशन पे है कांग्रेस दल, तीसरी पोजीशन पे है बीजेपी दल, और तीसरा एक चौथा जो इलाका है वो है बीपीएफ का, बोरो टेरिटोरियल काउंसिल का। और बोरो टेरिटोरियल काउंसिल का बीपीएफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, 12 सीटें हैं बीकेडी इलाका में। वो लास्ट इलेक्शन में 12 सीटें ही उनको मिली थे और बाहर 11 सीटें मिली थे, एक बाहर पे मिले थे। इस बार बीपीएफ के सामने भी चैलेंजेस है, दो पार्टी का कैंडिडेट है। कुल मिलाकर जो पहला चरण का इलेक्शन था उसमें ये डिसाइड हो गया है कि किंग राजा कौन होगा, क्योंकि दोनों चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस का पहले चरण में इलेक्शन लड़ चुके हैं। और ये जो चरण होगा इसमें किंग मेकर कौन है वो डिसाइड होगा, क्योंकि अगर हग्रामा बीपीएफ बोडोलैंड का जो लीडर है उनका पार्टी को ज्यादा सीट्स मिले तो बीजेपी का पावर में, सत्ता में आने का जो रास्ता है वो कंफर्टेबल होगा। अगर अजमल को, बोडोलैंड अजमल को ज्यादा सीट्स मिले तो डेफिनेटली ये जो कांग्रेस की सत्ता में आने का जो रास्ता है, पथ है, वो आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और इस वक्त निलॉय भट्टाचार्य फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, गुवाहाटी से हमारे रिपोर्टर हैं। निलॉय, क्या रिपोर्ट्स हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स अगर सीधे सीधे आपसे जाना जाए, क्या रिपोर्ट्स हैं? जी आसिफ, सबसे पहली बात तो जितने सारे नेता इस पहले हल्के के बाद जो चुनावी प्रचार में घूम रहे थे और बड़े ही इंटेंस तरीके से घूम रहे थे, हर जगह अपने जो वो मसाइल को एड्रेस कर रहे थे, वो आज बड़े ही थके मांदे नजर आए। तो सबसे बात तो थकावट सबके चेहरे पर है, और फिर भी वो पूरा दमखम लगा दे रहे, क्योंकि ये आखिरी एक चुनौती है, इसमें जो पार कर गया उसी का सरकार है। दूसरी बात, एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि पहले हल्के के जो चुनाव आसाम में हो गए, जहाँ पे जो वोटिंग रेट है वो काफी हाई है, काफी तादाद में वोट डाला गया, तो उसका जो एक नतीजा है वो दोनों पार्टी को ही, मतलब कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों को मिलेगा। लेकिन ज्यादा प्रतिशत अगर हो जाए कि 82 या 80% की जो मतदान होता है, तो निश्चित रूप से जो पराग ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी के पक्ष में होता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी इसमें थोड़ा सा स्कोर कर जाए, ये इसकी गुंजाइश तो है। लेकिन अब क्यों, एक चीज यहाँ पे बहुत गौरतलब है कि पहले हल्के में जो मसले थे और अभी दूसरे हल्के में जो मसले हैं वो अलग-अलग है। अभी दूसरे हल्के में बांग्लादेश से जो अनुप्रवेश हो रही है वो एक अहम मुद्दा है। दूसरा है सुरक्षा की बात,
और तीसरा जो है वो जो है मजहबी चुनाव जो होता है, जो कौमी चुनाव होता है, जो मुसलमान एक वोट डिवाइड हो जाता है, तो ये एक अहम किरदार यहाँ पे अदा करता है। और जहाँ पे बात करें तो एक चीज है कि देखिए बदरुद्दीन अजमल या AIUD के लिए क्या बात करें तो वो किंग मेकरशिप में आ सकते हैं अगर उनको उस अनुपात में वोट मिले, जो एक बहुत ही एक बॉर्डरलाइन इशू है, क्योंकि अगर उनको AIUD को अस्तित्व में रहना है, बदरुद्दीन अजमल को अपना जो पोजीशन है उसको बरकरार रखना है, तो बहुत जरूरी है कि उनको बहुत वोट मिले और वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने की जो कवायद है, जो इक्वेशन है, वो वहां पे शिरकत करे, उनको AUDF सरकार बनाने के जो इक्वेशन है वो उसमें शामिल हो। जी नीलोय, आप बात कर रहे थे इश्यूज की। जो इश्यूज हैं वो हर इलेक्शन में हालांकि अलग अलग होते हैं, हर इलेक्शन अलग इश्यूज पर लड़ा जाता है, लेकिन आजकल जिस तरह के इलेक्शंस का जो पैटर्न हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में, और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो असेंबली का चुनाव हो, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन कराने की कोशिश पार्टीज की रहती है। अभी जो ये सेकंड फेज है आसाम का, यहां पोलराइजेशन की कोशिश की गई है, जानबूझ के पार्टियों ने कोशिश की है, या जो इश्यूज हैं गवर्नेंस के उन्हीं पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है? देखिए बहुत ज्यादा पोलराइजेशन की जो एक खुल के आने की जो बात होती है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर गुवाहाटी शहर की बात करें तो गुवाहाटी शहर में जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो अधिकतर जो व्यापार करते हैं, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, सब्जी वाला से लेकर मछली वाले, जो निचली असम है, जो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से लोग यहाँ आके व्यापार करते हैं। तो ये सारे लोग मुसलमान है और वहां से वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे है कि आज गुवाहाटी बिल्कुल आपको सुन मिलेगा, ये व्यापारी कोई भी यहाँ पर है नहीं, वो अपने अपने जगह जा चुके हैं। और सभी से हम जब सुबह बात किए तो उनका है कि अगर वोट नहीं डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नाम जो NRC है वहां पे नहीं आएगा तो मैं बांग्लादेशी करार दिया जाऊंगा। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर बीजेपी को का कोई भरोसा नहीं है कि हमारा नाम उस पर रहेगा या नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर से बांग्लादेश वाला इशू आ जाएगा। तो भाई अब सेफ तो अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो बीजेपी से थोड़ा सा दूरी बरकरार करके चलो, और कि कोई भी अलग पार्टी जो अपना जो उनका हित का जो बात कर रही है तो उनके लिए आप वोट डालो। तो एक चीज है कि देखिए बहुत ही स्पष्ट रूप से ये पोलराइजेशन नहीं है, लेकिन अगर है अंदरूनी हिसाब से, अगर सबड्यूड रूप से अगर बात करें तो पोलराइजेशन की बेहद कोशिश की जा रही है। हालांकि AIUDF के जो नेता है बदरुद्दीन अजमल, वो कभी ये नहीं मानते हैं कि उनका पार्टी एक पर्टिकुलर कौम को बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं कि सेकुलर पार्टी है। लेकिन देखिए जहां उनका जो बेस है वो मुस्लिम वोट ही है, तो वहां पे वो अपने तरीके से कर ही रहे हैं जो उनको करना है, लेकिन खुल के कभी ये चीज नहीं आया है। पोलराइजेशन की बात करें, अगर बिहार के अगर पोलराइजेशन की बात करें, यूपी में नीलोय आप आसाम में मौजूद हैं और इलेक्शन को भी बहुत करीब से देख रहे हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो जो आसाम की आबादी है उसका 1/3 एक तिहाई बिलो पॉवर्टी लाइन है, और गरीबी रेखा जिसको कहते हैं उसके नीचे हैं। 86% लोग आसाम में गांव में रहते हैं। इकोनॉमी की बात करें अगर, तो जो एग्रीरियन यानी जो खेती का जो इसमें योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो 17% है सिर्फ इकोनॉमी में आसाम की। अगर 2011 की रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो हेल्थ और क्लीनलीनेस इस सब बहुत बुरी हालत में है, बदतर हालात में है। पीने का पानी सिर्फ 54.8% यानी 54.8% लोगों को मिलता है, जिसमें टैप वाटर यानी जो सरकार प्रोवाइड कराती है पाइप के जरिए जो घरों तक पहुंचता है वो सिर्फ 10.5% लोगों तक पहुंचता है। मेरा सवाल यह है कि इन आंकड़ों पर भी क्या बात करते हैं गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग जो वोटर है? वोटर क्या इन चीजों की तरफ नजर रखता है कि सरकार उनको क्या दे रही है और क्या नहीं दे रही है, उस बुनियाद पर वो वोट दे? जी देखिए एक चीज है, ये आंकड़े अगर आप आज के दिन में लाके असम के चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई के सामने रख देते हैं तो वो सीधी तरीके से नकार देंगे। वो बोलेंगे कि सेंटर से पैसा नहीं आया है तो हम नहीं कर पाए हैं। ये एक मसला हुआ। दूसरी मसला है कि जी हाँ, यहाँ पे जो मसाइल है वो बिल्कुल ये जो उनको जो ये सुविधा, जो मूलभूत सुविधा उनसे महरूम रखा गया है, वो इसका एहसास उनको है। कहीं ना कहीं उनको पानी नहीं मिलता है। आजकल देखिए एक इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन का जो जमाना है, उनको अभी जो गरीब लोग हैं उनको भी पता होता है कि कोई ऐसा स्कीम्स है कि जहां से हमको घर मिलना चाहिए, जहां से हमको पानी मिलना चाहिए, जहां से हमको शिक्षा की सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन हम इससे महरूम हैं, हमको नहीं है। इसीलिए जो हम बदलाव का एक बदलाव का एक हवा जो बहने के बाद हम बार बार कहते आ रहे हैं कि एक बदलाव के लिए लोग निकल के आए हैं। लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि
चीजें बदले, जो 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 परिस्थिति है वो बदले। हमारे यहाँ गांव तक सड़क है, यहाँ पे अधिकतर जो गांव है वहां पे सड़क नहीं है। सड़कें अगर है तो इतनी बदहाली पर है कि लोग मतलब बारिश हो तो कीचड़ से गुजरना पड़ता है और सूखा हो तो धूल भरी आंधी से उनको निकलने का आना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से बहुत बहुत दूर अभी भी चलते उनको स्कूल पहुंचना पड़ता है। और अगर हेल्थ की बात करें तो अब मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो जो नेशनल एवरेज है वो उससे बहुत ज्यादा अधिक असम में है। तो निश्चित रूप से इससे साफ पता ही चल जाता है कि जो बेसिक जो मूलभूत शिक्षा के या स्वास्थ्य की जो सुविधा की बात है वो भी यहाँ के लोग महरूम है। और देखिए पिछले 15 साल से कांग्रेस की ही सरकार है और कांग्रेस बार बार ये कहते आ रही है कि लोग उन्हें इसलिए वोट देंगे कि वो पिछले 15 सालों में जो उन्नति का काम उन्होंने किया है उन लोगों के सामने है, लोग देख के उसको वोट डालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब अगर कल मुख्यमंत्री से जब हमारा बात हुआ है तो जो हमारी बात के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं इतने दिन से जो वो एक कन्विक्शन से कहते आ रहे थे कि नहीं हम ही जीतेंगे। कल वो पहली बार ये बोले कि देखिए आई एम ओपन टू ऑल, मैं अपना दो दरवाजा खुला रखा हूँ कोई भी ऑप्शन के लिए। क्रिकेट में इंडिया हार जाती है तो हार जीत तो एक जंग का ये एक ऐसा इलेक्शन का एक पार्ट है, तो इसके लिए मैं ओपन हूँ। तो उनका जो हाव भाव है पिछले 2 दिन से वो कहीं ना कहीं इसका प्रतिफलन करता है कि हाँ मुख्यमंत्री ने भी हालांकि उन्होंने ये नहीं माना कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन ऑप्शन उनके पास अभी खुला है। ऑप्शन की बात उन्होंने की है। निलय आप हमारे साथ बने रही है, हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। जहां तरुण गोगोई जो आसाम के सीएम है उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने सभी ऑप्शन खुले रखे हैं, वहीं जो सेंट्रल मिनिस्टर है नितिन गडकरी उन्होंने भी बोला है कि आसाम में हारे या जीते लेकिन तरक्याती काम कराते रहेंगे। दोनों पार्टियां क्या सोच रही हैं इलेक्शंस को लेकर, इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। नाजरीन वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम आसाम के इलेक्शन पर गुफ्तगू कर रहे थे। निलय हमारे साथ थे ब्रेक पर जाने से पहले। निलय से ही मैं पहला सवाल करूंगा, निलय अगर फोन लाइन पर हैं। निलय आप कह रहे थे कि आसाम की जो जनता है वो बदलाव चाहती है और उसका मूड भी लग रहा है इस बार वोट देते हुए। पहले फेज में भी ऐसा महसूस हुआ और दूसरे फेज में भी महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 सवाल हैं। पहला ये कि जो सर्बानंद सोनोवाल हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सीएम के, क्या वो अपील कर रहे हैं लोगों को? दूसरा ये कि हेमंत बिस्वा जो कि तरुण गोगोई के खास थे, उनके तरुण गोगोई को छोड़ देने से कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन पर क्या असर पड़ा है? जी देखिए, एक चीज है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो एक समय तक तरुण गोगोई के सबसे विश्वस्त और सबसे वो सुनिपुण सेनापति हुआ करते थे, अब वो बीजेपी के खेमे में है। तो निश्चित रूप से जो एक समय कहा जाता था कि सारे जो स्ट्रैटेजी बनाया जाता था कांग्रेस के लिए, चुनावी स्ट्रैटेजी, वो हेमंत बिस्वा शर्मा के दिमाग के ऊपर ही था। तो अब ये बीजेपी को ये सुविधा है, लेकिन कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटा है। देखिए कल जब किसी ने गोगोई से ये सवाल किया कि आपको बार बार प्रधानमंत्री मोदी ये कटाक्ष करते रहते हैं कि आप गोगोई हो गए हैं, तरुण गोगोई हो गए, आप जा चुके हैं। तब तरुण गोगोई ने कहा कि जी इसको मैं पॉजिटिवली लेता हूं और ये मैं मानता हूं कि जब नरेंद्र मोदी मुझे कहते हैं कि तरुण गोगोई, तो मैं इसको इस तरीके से लेता हूं कि तरुण गोगोई, तो मैं आगे बढ़ के जाना चाहता हूं, उस उद्यम से आगे बढ़ के जाना चाहता हूं। तो जब अपने खेमे से जब वो हेमंत बिस्वा शर्मा निकल गए तब तरुण गोगोई लेकिन बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो गए। वो अभी देखिए इस उम्र में भी हर दिन 4-5 जो कैंपेनिंग वो खुद कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से थक चुके हैं लेकिन छोड़ नहीं दे मैदान। और उसके जगह रकीबुल हुसैन जो अब उनके मेन सेनापति है और जो मेन फेस है और सारा स्ट्रैटेजी वो कहा जा रहा है कि वो ही बना रहे हैं, तो रकीबुल ने ले लिया है। और रकीबुल कोई भी कैंपेन में वो चूकते नहीं है हेमंत बिस्वा शर्मा को खींच के लाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनको हताश करने और ये समझाने के लिए लोगों के लिए कि हेमंत शर्मा कांग्रेस के लिए सही नहीं थे और अभी बीजेपी के लिए भी वो सही नहीं होंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो ये चुनाव उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा का लड़ाई है। और देखिए बहुत कम समय में वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता है उनके बहुत नजदीक वो हो गए हैं और सारा जो कैंपेन है बीजेपी के अब
कौन कहाँ कैसे जाएंगे, कौन कैसे कैसे बोलेंगे, और वो एक बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ही बेहतरीन ऑरेटर है। तो लोगों को कैप्टिवेटिंग पावर उनके पास बहुत है, और वो जानते हैं कि किस कैंपेन में किन लोगों को कौन सी बात बोलना चाहिए जिससे वो बीजेपी के लिए हो जाएंगे और बीजेपी के लिए ही वोट करेंगे। तो निश्चित रूप से ये अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हालांकि इससे इनकार कर रही है कि हेमंत का जो माइनस हेमंत कांग्रेस एक थोड़ा सा अधूरा पड़ गया है, ये कांग्रेस नहीं मान रही है। लेकिन बीजेपी के लिए हेमंत विश्व शर्मा एक एसेट है, और जब भी मानिए देखिए वो एक सुनिपुण पॉलिटिशियन है, चीफ मिनिस्टरियल के लिए उपयोगी मतलब उपयुक्त एक कैंडिडेट है। हालांकि बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल को प्रोजेक्ट कर चुके हैं, और हेमंत विश्व शर्मा भी ये बार बार कह रहे हैं कि देखिए जो भी हो हमारा नेता सर्बानंद सोनोवाल है और वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन हाँ, कैंपेनिंग जब आप देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि हेमंत शर्मा का जो प्रभाव है, जो छाप है, वो बीजेपी में बिल्कुल दिखाई पड़ता है। मेरे एक सवाल का जवाब अभी रह गया निलॉय, वो ये कि सर्बानंद सोनोवाल क्या लोगों को अपील कर रहे हैं? क्या उनमें वो कशिश है जो जनता को, जो असम की आवाम को एक सीएम दे दे? ये देखिए एक सोफिस्टिकेटेड नेचर के व्यक्ति है। अब अगर सर्बानंद सोनोवाल की बात करें, सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले जो छात्र संगठन तो उसका नेतृत्व वो कर चुके हैं, असम गण परिषद का नेतृत्व वो कर चुके हैं, अब वो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि वो अगर हेमंत विश्व शर्मा के साथ आप तुलना करें तो ऑरेटरी स्किल्स हेमंत विश्व शर्मा के जैसा उनके पास नहीं है, लेकिन एक छवि तो है, बिल्कुल एक छवि है। और देखिए उनके IMDT रिपीलमेंट का जो श्रेय है उनके मत्थे है, वो छात्र संगठन के सारे जो आंदोलन है वो किए हैं उन्होंने। तो निश्चित रूप से लोगों के बीच लोग जानते हैं सर्बानंद सोनोवाल कौन है, और लोग ये भी जानते हैं सर्बानंद सोनोवाल क्या कर सकते हैं। और उनका जो ये कार्यकालीन रहा कि जो केंद्र में स्पोर्ट्स मिनिस्टर के नाते, तो वो तब भी वो देख चुके हैं कि हाँ सेंटर में मिनिस्ट्री जब संभाल लिए हैं तो यहाँ भी वो आ सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूँ कि समीकरण बदलने में समय नहीं लगता। हाँ, समीकरण बदलने में समय नहीं लगता, ये वक्त का तकाजा है, वक्त ही बता पाएगा कि कौन ताजपोशी आखिर किनका होगा। बिल्कुल 11 को वोट डाले जाएंगे, और दोनों फेजेस के बाद आसाम की जनता 19 मई का इंतजार करेगी, हम भी इंतजार करेंगे। निलॉय आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक बात यहाँ निकल कर आई पराग, अगर हम बात करें रकीबुल हुसैन की, जिनका जिक्र किया कि हेमंत बिस्वा के बाद कांग्रेस को ये मिले हैं, तरुण गोगोई के लिए एक उनका राइट हैंड आज की तारीख में ये बने हैं। कंपैरिजन अगर करें हेमंत बिस्वा और रकीबुल हुसैन में, तो आप कहाँ पाते हैं? ये एक स्पष्ट ये है कि जब से हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से निकल चुके हैं तब से हिमंत बिस्वा शर्मा का पोजीशन रकीबुल हुसैन ने ले लिया है। और जो आज तक ये जो कांग्रेस का कैंपेन है एंटी हिमंत बिस्वा शर्मा, तो ये कैंपेन रकीबुल हुसैन, तरुण गोगोई के साथ रकीबुल हुसैन लीड कर रहे हैं। और तीसरा एक बात है कि जो कैंपेन के लिए जितना सारा ह्यूमन रिसोर्स है, आदमी को मोबाइलाइज करना है, किसी को भेजना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, ये सब रकीबुल हुसैन कर रहे हैं। एंड देन चौथा ये है कि रकीबुल हुसैन का जो ऑरेटरी स्किल वो भी अच्छा है, और माइनॉरिटी जो है असम के माइनॉरिटी एरिया में उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा है। और रकीबुल हुसैन ये है कि हिंदू या बंगाली जो वोटर्स हैं उनमें भी इतना बुरा लीडर नहीं मानते हैं उनको, क्योंकि ये जो रकीबुल हुसैन का जो क्राइटेरियाज है, वो उसका जो सक्सेस स्टोरीज है, ये एक अच्छा सक्सेस स्टोरी है। बट ये देखा जा रहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा का कैपेसिटी कुछ ज़्यादा है। ये जो इलेक्शन का जो मैनेजिंग है, इलेक्शन कैंपेन मैनेजर के हिसाब से देखा जाए तो हिमंत बिस्वा शर्मा बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन ढंग से वो मैनेज कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट जो इलेक्शन रिलीज का जो क्राउड है उनमें रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन ये एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस जो ये दूसरी चरण का जो सीट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनमें रकीबुल हुसैन का भी प्रभाव है। वो धुबरी और ग्वालपारा जिले के इंचार्ज रह चुके हैं, कांग्रेस का इंचार्ज, और वो दोनों सीट एंड जो बरपेटा है, दरंग डिस्ट्रिक्ट है, उनमें उसका प्रभाव है। इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि रकीबुल हुसैन डेफिनेटली एक पावरफुल लीडर है, और हिमंत बिस्वा शर्मा का स्पेस रकीबुल हुसैन ने लिया है। वो सीएम की भी करीब एक माना जाता है लीडर। आदित्य, एक बात निलॉय ने कही, वो ये कि इस बार उतना पोलराइजेशन आसाम के इलेक्शंस में नज़र नहीं आया, और उस तरह से पोलराइज करने की कोशिश नहीं की किसी पार्टी ने। आप खुद आसाम की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत नज़दीक से आपने इलेक्शंस कवर किए हैं।
कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ तब्दीली आएगी और पोलराइजेशन नहीं हुआ है? नहीं, इस इलेक्शन में असम ये पोलराइजेशन का जो इशू है वो पहले से ही हुआ है। एनआरसी अपडेट हमने बोला है, एनआरसी अपडेट से लेकर अभी तक, इसके पहले जो 6 ईयर असम मूवमेंट है, बड़ा वाला मूवमेंट है, तब से ही एक पोलराइजेशन है। अभी ऐसा हो रहा है कि आज ही राजनाथ सिंह ने बोला है कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसको वापस भेजेंगे, लेकिन उसने ये भी जोड़ा है कि जो हिंदू रिफ्यूजीज है वो बीजेपी सरकार आने के 3 महीने के अंदर अंदर असम में वापस आ जाएंगे, ये बोला है। और दूसरा एक है कि अमित शाह का एक रैली में उसने बोला है कि असम में इस बार राम रहीम का सरकार होगा, लेकिन ये कहाँ बोला है ये लोग? कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी का जो इलेक्शन प्लान है वो इस हिसाब से बोल रहे हैं कि एक माइनॉरिटी का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, माइनॉरिटी एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि राम रहीम का सरकार होगा इस बार। लेकिन कोई हिंदू या बंगाली डोमिनेटेड एरिया में जो है उसमें वो ऐसा बोल रहा है कि ये हिंदू वोट हमको मिलेंगे, हम हिंदू जो रिफ्यूजीज हैं उनको पनाह देंगे, उसको सिटीजनशिप देंगे। इस हिसाब से वो लोग पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस और एआईयूडीएफ वो विपरीत स्थिति लेके वो जो माइनॉरिटी एरियाज है उसमें घुस गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार अजमल को थोड़ा कम सीट मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस विल बी गेनिंग ग्राउंड। माइनॉरिटी इलाका में कांग्रेस को ज्यादा सीट मिलेंगे और ये होगा सिर्फ बीजेपी का नेताओं का जो पोलराइजेशन का कोशिश है, इसीलिए इसके लिए ही कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीट माइनॉरिटी एरिया में मिल सकते हैं। क्या वजह हो सकती है उसकी? फियर साइकोसिस एक है कि एक भय है। एनआरसी में जो ये प्रोसेस था, इतना लंबा प्रोसेस था। पहले आप 10-15 पेज का फॉर्म भरो, फिर आपका जितना सारा कागज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आप सबमिट करो, फिर आपका पिताजी का दादाजी का वो पेपर्स लाओ, फिर आपका बीबी का पिताजी, बीबी का दादाजी का वो पेपर्स लाओ। 3-4 बार एक प्रोसेस में चेक हो रहा है। तो माइनॉरिटी लोग क्या करते हैं, असम में जो दूसरे टाउन में या बाहर, असम के बाहर, नॉर्थ ईस्ट के बाहर वो काम कर रहा है, वो वापस घर आया, फिर चला गया, फिर घर आया, फिर चला गया। एक काइंड ऑफ वो आदमी सब माइनॉरिटी लोग सब समझ रहे हैं कि ये हमारे ऊपर एक हरासमेंट है। तो हरासमेंट है तो 2 ऑप्शन है उन लोग के सामने, एक है कांग्रेस, एक है एआईयूडीएफ। तो वो लोग करीब से देख रहे हैं कि कौन पावरफुल है, कौन बीजेपी का अल्टरनेटिव हो सकता है। इस इलेक्शन में ये होगा कि माइनॉरिटीज दूसरी चरण में, माइनॉरिटीज मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी डिसीजन नहीं लिया है। वो लोग लास्ट टाइम तक 10 तारीख तक ये देखेंगे वोट इलाका में, और 10 तारीख को वो डिसीजन लेंगे कि कौन पावरफुल है, और कांग्रेस या एडीएफ में जो पावरफुल उन लोग को लगेगा उसको ही वो वोट डालेंगे। क्योंकि उन लोग को ये जो फियर साइकोसिस है, उन लोग को कौन ये सुरक्षा दे सकता है, डेफिनेटली ये कोशिश उन लोग का होगा ही होगा इलेक्शन में। और नमनी जो लोअर निचली असम है, निचली असम में ऐसा एक माहौल अभी से दिखाई दे रहा है मुझे। बिल्कुल, आसाम में ये एक बड़ा अहम फैसला रहेगा वोटर्स का कि 11 तारीख को वो किसको वोट देते हैं। जैसे कि परागमुनि आदित्य ने भी बताया कि अगर फियर साइकोसिस है, अगर लोगों के अंदर डर ने घर किया हुआ है, तो वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। नहीं तो अगर आज़ादी से वोट करेंगे तो बदरुद्दीन अजमल को भी एक अच्छा शेयर मिल सकता है और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। नाजरीन, यहाँ रुकते हैं एक और मुख्तसर से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद बात करेंगे मगरबी बंगाल के इलेक्शंस की। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं रियासतों में होने वाले इलेक्शंस की। वक्फे से पहले हमने बात की आसाम इलेक्शन की, और अब हम रुख करते हैं मगरबी बंगाल का। मगरबी बंगाल के 3 अजला, जिनमें मगरबी मिदनापुर, बांकुड़ा और बर्दवान की 31 असेंबली सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है वोटर्स को शीशे में उतारने की। दीदी व मुकाबला दादा, पहले मरहले का दूसरा राउंड। तृणमूल कांग्रेस का वकार दांव पर। कौन पैसा देता है? जाके भारत माता का जय नारा देता है। 5 साल कबल मगरबी मिदनापुर, बांकुड़ा और बर्दवान में ममता आंधी चली थी, जिसके शिद्दत के सामने सीपीएम की क़यादत में बायां महाज की सपों में खलबली मच गई थी। 11 अप्रैल को जिन 31 असेंबली हलकों में वोट डाले जाने हैं, उनमें 2011 असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस ने 18 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 8 सीटों पर सीपीएम, 1 पर सीपीआई और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी।
इस बार क्या कांग्रेस बायां महाज इत्तेहाद के साथ मिलकर तृणमूल को कड़ी टक्कर दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात 11 तारीख को होने वाले इंतखाबात मगरबी मिदनापुर 13 सीटों पर, बांकुड़ा 9 सीटों पर और बर्दवान में 9 सीटों पर इंतखाबात होंगे। मगरबी मिदनापुर, बांकुड़ा और बर्दवान में अवाम की परेशानी मुश्तरक है। पानी, बिजली, सड़क, बेरोजगारी का मामला मुंह खोले खड़ा है। तृणमूल इन इलाकों में तरक्की की किरण लाने का दावा कर रही है तो कांग्रेस और बायां महाज इसकी कलई खोलने में जुटा है। आइए एक नजर डालते हैं इन हलकों में 2011 इंतखाबात के नताइज पर। टीएमसी ने 18 सीटें जीती थीं, सीपीएम ने 8, कांग्रेस 3, सीपीआई 1 और डीएसपी ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की थी। यानी इस मरहले के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर है। मगरबी मिदनापुर की 13, बांकुड़ा की 9 और बर्दवान की 9 सीटों में कांटे का मुकाबला होगा। खड़गपुर, संभाग और कातोलपुर में कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के ही जेर कब्जा मगरबी मिदनापुर का सुबंग असेंबली हलका भी इंतहाई अहम है। सुबंग भी कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता है। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने डिबरा, इंदस समेत कई रिवायती सीटें लेफ्ट से छीनी थी। फेज 1 में जिन कुछ अहम लीडरों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी उनमें मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर सूर्यकांत मिश्र नारायणगढ़ असेंबली हलके से, मगरबी बंगाल में बीजेपी के चीफ दिलीप घोष खड़गपुर सदर और कांग्रेस के कदावर लीडर मानुष भूइया सुबंग से चुनावी अखाड़े में है। बांकुड़ा जिले के बारजोरा असेंबली हलके से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार सोहम चक्रवर्ती मैदान में है, जबकि तृणमूल के ही मेले घटक आसनसोल शुमाल से चुनावी अखाड़े में है। आवाम का साथ किसे मिलता है ये तो नताइज ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और मगरबी बंगाल इलेक्शन की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कोलकाता से हमारे रिपोर्टर अबीर घोषाल और नूरुद्दीन साहब हैं, जमाते इस्लामी के अमीर हल्का हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। अबीर घोषाल, पहले आपके पास जाएंगे, क्या सूरत हाल है ग्राउंड पर, इलेक्शन को कैसे किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, वेस्ट मिदनापुर, बांकुड़ा के और बर्धमान में जिस इलाकों में ये चुनाव है, इसी इलाका में तृणमूल कांग्रेस जो अभी जो वेस्ट बंगाल का जो लीडिंग पार्टी है उसी का जो ऑर्गेनाइजर है वो भी अभी स्ट्रांग है। लेकिन आज ये तीनों में जो चुनाव के पहले जो घटना हुई है वो सबंग जो वेस्ट मिदनापुर में वो एक तृणमूल कांग्रेस का पार्टी वर्कर उसी का मर्डर हो गई है। और ये पॉलिटिकल मर्डर लेकर अभी चुनाव में जो वेस्ट बंगाल में जो चुनाव चल रही है वही तरह से तृणमूल कांग्रेस के साथ वाम और लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जो टासल वो चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है इसी साल ये चुनाव में ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस, उसी के साथ तृणमूल कांग्रेस का जो लड़ाई। और इसी में हमने दिखा ये वेस्ट मिदनापुर और बांकुड़ा में कई सालों से ये इलाका जो कह रहे थे, आदमी लोग इधर कह रहे थे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं चल रहे थे, इधर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का गवर्नमेंट आने के बाद इसी इलाकों में डेवलपमेंट का काम शुरू हो गई है। और एक धार से जो कांग्रेस लीडर मानुष भूइया और उधर ही है अपोजिशन लीडर अभी वेस्ट बंगाल असेंबली का सीपीएम का सूर्यकांत मिश्र, ये दोनों एक साथ मिलजुल कर ये जो गठबंधन किया है। और इसी इलाकों में आज पॉलिटिकल मर्डर होने के बाद ये दोनों सीट जब वो सूर्यकांत मिश्र और मानुष भूइया के साथ अभी वो तृणमूल कांग्रेस के पास आने का एक चांस हो गया है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बात कह रहे थे। और कुछ ही टाइम पहले का जो न्यूज हम लोग को मिल रहा है, तृणमूल कांग्रेस का हर सारी जो लीडर अभी पहुंच गया है सबंग में, और वो जो डेड बॉडी है जो लीडर का जो डेड बॉडी है उसी का सामने वो लोग है। अबीर एक बात बताइए, बर्धमान का जो अबीर एक बात बताइए कि हम अगर पोलिंग परसेंटेज को नजर में रखें, आसाम में अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और ये कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, गोगोई की जो गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है। बंगाल में अगर ज्यादा परसेंटेज आती है वोट की तो ये कहा जाता है कि ये ममता के हक में जा रहा है और ये सरकार को के जो कामकाज है उस पर लोगों की एक मोहर है। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट जो चाहता है जो ज्यादा जब वोट पोलिंग परसेंटेज वो आने के लिए
लेकिन तृणमूल कांग्रेस का जो ये बात इसी के अगेंस्ट में है लेफ्ट और कांग्रेस, वो इलेक्शन कमीशन के पास आज भी गए थे। उसी का कहना है जो पोलिंग परसेंटेज जो शो कर रहे हैं ये सच नहीं है, इसी में कुछ गलत चीज कुछ है। लेकिन अगर ये इतने सारे आदमी जो पोलिंग परसेंटेज व पोलिंग बूथ में हम देखा थे 2014 में जो लोकसभा चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में जितना पोलिंग परसेंटेज हुआ उसी के ज्यादा पोलिंग परसेंटेज जंगल मॉल एरिया में हो गई है। तो सरकार की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चाह रही है इसका वोट बैंक पे, उसी का ये वोट है यार, और इसी चुनाव में ये वोट बैंक आने के साथ साथ उसी का जो विनिंग जो कैंडिडेट बस सीट उसी को उन पे आएगी। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस का बात ये सही नहीं। उसके बाद ये जो आदमी लोग को जिसी को अगर सेंट्रल फोर्स नहीं रहता तो वोट देने के लाइन तो नहीं जा सकते थे। ये पोलिंग परसेंटेज कह रहा है तो सेंट्रल फोर्स आने के बाद जो आदमी लोग वो वोट देने के लिए जा रहे हैं और वो लेफ्ट और कांग्रेस का ही वोट है। तो ये पोलिंग परसेंटेज को लेकर तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट और कांग्रेस के जो बीच में जो आपस में जो लड़ाई चल रहे थे, और इसी के बाद ये दोनों अलायंस और तृणमूल कांग्रेस जो चल रही है यही पोलिंग परसेंटेज उसी को सीट विनिंग करने के लिए दो कदम निकालेंगे। अबीर, आप हमारे साथ बने रहिए। नूरुद्दीन साहब स्टूडियो से हमारे साथ हैं इस वक्त। नूरुद्दीन साहब, ये बताइए कि जो इलेक्शन है वेस्ट बंगाल का, जो 7 मरहलों में इलेक्शन होगा, इसमें क्या जो खास मुद्दे हैं जो इलेक्शन के, जिन पर ये पूरा इलेक्शन टिका हुआ है, वो क्या क्या हैं? आप करीब से इलेक्शन को देख रहे हैं। देखिए, इस इलेक्शन में सबसे अहम जो चीज़ है वो सेफ डेमोक्रेसी। हम पिछले लेफ्ट गवर्नमेंट का ज़माना में भी देखा है और इस तृणमूल सरकार में भी देखा रहा हूँ कि यहाँ वोट देने का, जो सिटीजन का जो वोट देने का जो हक है, इसको छीना जाता है और बूथ कब्जा हो जाता है, वोटर्स को सताया जाता है और लोग वोट ठीक से दे नहीं पाते हैं। तो अगर लोग वोट ठीक से दे पाए और लोगों का राय से सरकार बने, ये डेमोक्रेसी का जय होगा, ये होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, वेस्ट बंगाल एक ऐसा एक स्टेट है जहां 1 महीना लॉन्ग टाइम लेकर के इलेक्शन हो रहा है। इसका वजह क्या है? सेंट्रल फोर्स, स्टेट फोर्स, बूथ कब्जा, पॉलिटिकल किलिंग, ये जो एंटी डेमोक्रेटिक जो सिलसिला जारी है, इसको पहले रोकना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सिटीजन जिसको सपोर्ट करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे नूरुद्दीन साहब? 7 मरहलों में इलेक्शन हो रहा है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की है कि इतनी हिफाजत के इंतजामात किए जाएं कि लोग आसानी से और आज़ादी से वोट डालें और कोई बूथ कैप्चरिंग ना हो। इससे आपको शिकायत है कि इतने सारे मरहलों में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, या ये शिकायत है कि 7-8 मरहलों में इलेक्शन होने के बावजूद भी बूथ कैप्चरिंग हो रही है? जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का भरपूर कोशिश है कि इलेक्शन सही तरीक़ा से हो, लेकिन इतना सेंट्रल फोर्स और इलेक्शन कमीशन का इतना प्लानिंग के बावजूद फिर भी ये कोशिश चल रहा है कि जहाँ पावर है वो अपोजिशन को रुकने की कोशिश करते हैं, बूथ तक जाने नहीं देता है, ये सब होता है। ये सही नहीं है। इस पे पब्लिक को भी अलर्ट होना चाहिए और जो लोग एंटी डेमोक्रेटिक काम करेगा उसको सपोर्ट नहीं देना चाहिए। नूरुद्दीन साहब, 80% लोगों ने वोट डाले 2016 में जो इलेक्शन ये हो रहे हैं पिछले मरहले में, यानी इसी मरहले के पहले वाले फेज में जो वोट डाले गए वो 80% वोट डले हैं। एक बड़ी तादाद लोगों ने में आकर वोट डाले हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये वोट जो है वो ओरिजिनल वोट नहीं था, वो असली वोट नहीं था? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप मुझे समझाइए जरा क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा बूथ भी है जहां 100% वोट डाला गया है। ये तो मुमकिन नहीं हो सकता है कि 100% लोग एक बूथ में आके वोट देते हैं। ये इससे ही पता चलता है कि यहाँ बूथ कब्जा होता है और कोई खास पॉलिटिकल पार्टी या कोई आदमी वो जाके पूरा वोट दे देते हैं। ये तो इससे तो ओरिजिनल पिक्चर सामने नहीं आएगा। जी, पराग मुनि आदित्य भी हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं। इस तरह की सूरत हाल है अभी भी पराग मुनि आदित्य, जो नूरुद्दीन साहब वहाँ से कह रहे हैं कि 100% वोट डला है या 95% वोट डला है,
इसके क्या माने हो सकते हैं? हाँ, बंगाल में एक प्रैक्टिस मैंने देखा है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो एक पोलिंग बूथ है, मान लीजिए ये 1200-1300 वोट है, तो 900-800 वोट पोल होने के बाद जो रह गया है, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी का, टीएमसी का ही हो, लेफ्ट का ही हो या कांग्रेस का ही हो, उन लोग का वॉलंटियर्स घर घर में जाके चेक करते हैं। उन लोग का पास एक लिस्ट होता है, वो टिक करके जाते हैं चेक करके, तो जो नहीं आया उसको पोलिंग बूथ तक लाते हैं और वोट देने के लिए ऐसा एक कोशिश होता है कि वो वोट उसे मिले। और दूसरा है कि एक आदमी उधर नहीं है, तो क्या कहते हैं कि उस गांव में कोई ऐसा एक लोग है जो उसका उम्र नहीं हुआ है, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, नहीं तो उसका ये जो सिंबल है इलेक्शन देने के बाद जो स्याही लगाते हैं वो नहीं है, तो उनको उसके नाम से वोट देने के लिए देते हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक तय किया है कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड, देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सब किया है। इसके बावजूद भी जो 100% पोलिंग या 95% पोलिंग का जो ये आंकड़े आए हैं जंगल महल से, नयाग्राम से, ये जो डिस्ट्रिक्ट से 5 डिस्ट्रिक्ट में 21 सीट का जो ये कॉम्प्लेंस है, लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस को ये कहना है कि बूथ कैप्चरिंग हुआ है और इधर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है और जो पोलिंग ऑफिशियल्स है वो अपने काम अच्छे ढंग से नहीं किया है, और जो ये ऐसा जो घटनाएं हुई है वो इलेक्शन कमीशन तक रिपोर्ट नहीं किया है, ऐसा कंप्लेन है। लेकिन अभी ये जो सिस्टम्स है, अभी जो नया जो ये मॉडलिटीज है इलेक्शन कमीशन का, ये वोट लेने का पोलिंग डे के लिए, इसमें एक पूरा सा वोट कैप्चरिंग जंगल महल का जो इंटीरियर से लेकर है, पहले माओवादियों ने इलेक्शन वोट कैप्चर किया था, माओवादियों के सपोर्ट में जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उसने किया था, लेकिन इस बार सीट्स कम है, सिक्योरिटी ज्यादा है। तो अगर ये कंप्लेन सही है कि ये जो पुलिसमैन्स एंड पुलिस पर्सनल्स, सिक्योरिटी पर्सनल्स एंड ऑफिशियल्स टीएमसी का सपोर्ट कर रहा है तो बात अलग है, नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत कड़ा है। फिर भी कंप्लेन है और ये कंप्लेन के ऊपर इलेक्शन कमीशन विचार कर रहा है, क्योंकि 100%। अबीर से मालूम करते हैं। अबीर, जो कांग्रेस और सीपीआई जो आप कह रहे हैं कंप्लेन किया है उन्होंने इलेक्शन कमीशन से, आप मौके पर हैं, आप जो ग्रास रूट पे जाके आप तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं, कितनी सच्चाई महसूस होती है, मालूम होती है उनकी इस कंप्लेन में, उसकी शिकायत में? अबीर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। में अगर स्टेट पुलिस रह जाए तो उसी के साथ कोई तृणमूल। जी बोलिए अबीर, आपकी आवाज आ रही है। स्टेट पुलिस के साथ तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप है और जो लोकल लीडर है उसी के साथ कोई तालमेल है। इसी के लिए जो इलेक्शन में कुछ जो अपोजिशन पार्टी के जो वोट परसेंटेज है वो नहीं रहेगी, लेकिन अपोजिशन पार्टी को जो इलेक्शन कमीशन के पास जो एप्लीकेशन था, जो सेंट्रल फोर्स देना जरूरी है। और इसी चुनाव में हम लोग दिखा इसी साल पे वेस्ट बंगाल में पहले एक महीना से पूरी तरह से वेस्ट बंगाल के हर कोने पर सेंट्रल फोर्स की तरफ से उसका जो रूट मार्च चल रही थी। और जहां पर इलेक्शन है, वेस्ट मिदनापुर पे है, बांकुड़ा पे है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का इंडस्ट्रियल जोन पे हुई, उसी इलाका में हर कोने पर सेंट्रल फोर्स की तरफ से जो रूट मार्च है वो चल रहे थे। तो सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से पोलिंग स्टेशन और बूथ कैप्चर करके रखा है। उसी में स्टेट पुलिस का भी कोई आना जाना कोई जरूरी नहीं है। और पहले जो फर्स्ट फेज था, हम लोग देखा इलेक्शन में जो जंगल महल एरिया जो माविस्ट अफेक्टेड एरिया है, उसी तरह के पूरी इलाकाओं में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होने का और इसी तरह से कोई बूथ कैप्चरिंग होने का कोई कंप्लेन नहीं आया था। और जिसी तरह से जो कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के पास 1500 कंप्लेन की थी स्टेट इलेक्शन जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन उसके पास, उसके हर टाइम पर जो कंप्लेन जाने के साथ साथ भी इलेक्शन कमीशन के तरफ से वो कंप्लेन किया, उसके बारे में वो लोग दिखाया। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तरफ से, पुलिस सुपर की तरफ से वो उधर पहुंचकर वो जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी खुश है, लेकिन अपोजिशन पार्टी का बात ये है कि जिस तरह से इलेक्शन चल रहा है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने उनकी कंप्लेन सुन ली है, अपोजिशन पार्टी इस पर खुश हैं। अबीर जी, हम नूरुद्दीन साहब से बात करना चाहते हैं, वक्त हमारे पास कम है तो उनका एक और इनपुट हम लेना चाहते हैं। जो इलेक्शन चल रहा है नूरुद्दीन साहब, उस इलेक्शन में क्या मूड है लोगों का, आवाम क्या सोच रही है? देखिए, इलेक्शन से पहले आवाम का सोच तो बताना मुश्किल है, लेकिन जो तृणमूल सरकार 5 साल गवर्नमेंट चलाया, लोग चाहते हैं कि और एक मौका ममता बनर्जी को दिया जाए। इसलिए कि ऐसा क्या खास हुआ है पिछले 5 साल में कि लोग ये सोच रहे हैं, आवाम ये सोच रहे हैं कि उनको एक मौका दिया जाए? खास काम कुछ नहीं हुआ, ये हम नहीं बता सकते कि बहुत कुछ काम हुआ।
लेकिन एक तो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रूरल डेवलपमेंट, जो रास्ता, ये सब हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और ममता बनर्जी जो स्टेट का जो कल्चरल डेवलपमेंट, हर तरह जहाँ जहाँ लोग पिछले जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस जो लोग हैं, उनको डेवलपमेंट करने का कोशिश किया। खास करके देखिए वो जंगल महल में जो ये डेवलपमेंट नहीं था, वहाँ काम शुरू किया। पहाड़ में और देहात में कुछ काम करने का कोशिश किया। और एक स्टेट का इतना सारा प्रॉब्लम लेके 5 साल काफ़ी नहीं है, इसलिए लोगों का ख्याल है कि ममता को और कुछ दिन चांस दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ऐसा होना चाहिए कि एक डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की भी पावर होना चाहिए। एकदम एक तरह होना मुनासिब नहीं होगा। बहुत अहम बात कह रहे हैं। ऑपोजिशन का भी स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए जी। ऑपोजिशन को भी, लेफ्ट का भी, और जो तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का जोट हुआ, इसका भी कुछ सीट बढ़ना चाहिए। और ऑपोजिशन नहीं रहने से डेमोक्रेसी का कोई माने नहीं रहता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुद्दीन साहब अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। और अबीर घोषाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए कलकत्ता से हमारे साथ। पराग मुनि आदित्य, बहुत कम वक्त है। एक अहम बात नूरुद्दीन साहब ने कही है, और वो ये कि जब लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है किसी पार्टी की, तो वहाँ अपोजिशन खत्म हो जाता है, अपोजिशन बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये हम 2014 के इलेक्शन में भी हमने देखा। बीजेपी बहुत बड़ी तादाद में जीत के आई, और कांग्रेस जो कहना चाहिए कि जो मुख्य विपक्षी दल था, उसके पास 44-45 सीटें रह गईं। यही हमने दिल्ली में देखा कि 67 सीटें जीत के आम आदमी पार्टी आई, और बीजेपी के पास 3 सीट्स रह गईं। ये डेमोक्रेसी की कोई खामी है, डेमोक्रेसी में कोई कमी है, या जब जनता खुश होती है किसी पार्टी से, किसी पार्टी से बहुत नाराज होती है, तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जीतने वाली पार्टी को दे देती है? नहीं, मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि अभी आप परेशान हो एक गवर्नमेंट से, ज्यादा परेशान हो, ज्यादातर लोग परेशान है, तो वो तो वोट डालेंगे ही। तो ये क्या है कि ज्यादा सीट मिले हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज्यादा वोट, कुल मिलाकर अपोजिशन 0 हो गया है या बहुत कम हो गया है उन लोग का। इसका मतलब ये है कि पहले जो गवर्नमेंट था, उसके ऊपर पब्लिक का जो एंगर था, उन लोग का जो ये जो उन लोग का नाराजगी था, वो इतना बड़ा था, ये काम कर रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल में एक मान लीजिए दो स्पेस है, एक है दार्जिलिंग जो पहाड़ी इलाका है, और दूसरा है जंगल महल, ट्रैबल टाउन एरिया है, उसमें प्रॉब्लम बहुत था। ममता बनर्जी ने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा दौरा कहाँ किया है? तो सबसे ज्यादा विजिट किया है वो दार्जिलिंग, दूसरा है जंगल महल। तो उसका जो ये इस फिगर से आपको पता लग जाता है कि उसने जो ग्रीवेंसेस है, पब्लिक का जो कंप्लेंट्स है, वो अटेंड करने के लिए, कुछ वो रिजल्ट दिखाई दे या ना दे, लेकिन वो अटेंड करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा दार्जिलिंग गया है और जंगल महल गया है। शायद ये जो बोल रहे हैं उसने साहब ने बोल रहा है, ये शायद उसका ही एक रिएक्शन होगा कि इतना वोट आया है और टीएमसी को दोबारा आने का मौका मिल सकता है, क्योंकि सी अटेंडेड द कंप्लेंट्स। वक्त की कमी है। पराग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस गुफ्तगू में जुड़ने के लिए। नाजरीन, आसाम और मगरबी बंगाल के इलेक्शंस पर ये थी हमारी खास पेशकश। आसाम में पहले मरहले के बाद परसों दूसरे मरहले का वोट डाले जाएंगे और इलेक्शन खत्म हो जाएगा आसाम का, फिर वहाँ के अवाम इंतजार करेंगे वोट का। लेकिन मगरबी बंगाल के इलेक्शंस लगातार जारी रहेंगे, और हम भी जैसे जैसे इलेक्शन के फेजेस में आगे बढ़ेगा मगरबी बंगाल, हम भी आप तक अपनी खास पेशकश लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।